हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन का ही सेकेंड पार्ट। अभी हमने करा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अलावा ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं आपके सर्कुलर एंड मेमो। Now you need to understand the difference between a circular and memo. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स आप देखें तो सर्कुलर और मेमो आपके आरटीपी एमटीपी में भी कम है और एग्जाम में भी कम आया हुआ है, लेकिन रीसेंट एग्जाम में ये ऑल ऑफ अ सडन सर्कुलर आया था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट पेपर में ही आया हुआ है सर्कुलर। मतलब आप एग्जामिनर का ना जो पेपर सेटर है उसका कोई माइंडसेट इवैल्यूएट नहीं कर सकते, वो कहीं से भी कोई भी राइटिंग सेक्शन डाल सकता है बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस। तो सर्कुलर लिखने का पर्पस और सर्कुलर क्या होता है, पहले जरा 1 मिनट इस बात पे लगाएंगे। सर्कुलर इज अ फॉर्म ऑफ अ लेटर ओनली। आपने बचपन में अपने स्कूल में नोटिस राइटिंग करा होगा कि स्कूल में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों को कन्वे करनी है तो वो एक नोटिस के फॉर्म में लिख के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि वो एक कॉमन नोटिस है जो बहुत सारे लोग आते जाते हुए पढ़ लेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट अस से कि आपका स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। अब आपको लगेगा हर क्लास में जाना, हर स्टूडेंट को कन्वे करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आप क्या करोगे, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक नोटिस में लगा के नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड पे पेस्ट कर दोगे। सेम ऑफिशियल सर्कुलर का काम होता है, लेकिन इसको पेस्ट भी किया जा सकता है, इसको इंडिविजुअली अपने एम्प्लॉयज को सेंड भी किया जा सकता है। अब आप सपोज कीजिए कि ऑफिस में नेक्स्ट डे एक अर्जेंट मीटिंग रखनी पड़ गई। अब इतने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना मे भी हो सकता है उसमें से कोई अवेलेबल है, कोई नहीं है, किसी के टाइमिंग का इशू पड़ रहा है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला जाए और वो इंडिविजुअली सारे लोगों को भेज दिया जाए या वो ऑफिस की किसी कॉमन एंट्री पे पेस्ट कर दिया जाए ताकि आता जाता हर जना उसे पढ़ सके। अब पेस्ट करने से भी बेटर है, कई लोग हैं ना वो निकल जाएंगे ऐसे ही बिना पढ़े हुए, तो पेस्ट करने से भी बेटर है कि हर एक को भेज के उसके साइन करा लिए जाए कि ये सर्कुलर आप तक पहुंच गया है। सर्कुलर जनरली क्या है, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली मेथड फॉर सर्कुलेटिंग एन इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस यू कैन से। एंड इसका फॉर्मेट अब देखें अगर हम, क्योंकि हमें बेसिकली सर्कुलर एक ऑफिस में ही यूज होता है, इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक सर्कुलर नंबर अपनी तरफ से सोचना होगा जो आप कुछ भी दे सकते हैं XYZ रोमन में कुछ दे दीजिए। सेंटर में आती है हेडिंग और राइट हैंड साइड में आती है डेट। फॉर का मतलब यहां क्या समझ आता है, फॉर यानी किसके लिए है वो सर्कुलर। अब लेट अस से चेंज ऑफ टाइम हो रहा है ऑफिस का, विंटर टाइम स्टार्ट होने वाला है, चेंज ऑफ टाइम है, तो मैं फॉर ऑल एम्प्लॉयज लिख सकती हूं यहां पे कि ये सबके लिए है मेरा सर्कुलर, और उसके नीचे आ जाएगा कंटेंट। दिस इज टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट द टाइमिंग्स फॉर द ऑफिस आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम लेट अस से 5 नवंबर। The timings will be so and so for class 1 staff, so and so for the PNs, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो। और एंड में आएगा सेंडर का नाम, किस जने ने ये सर्कुलर फ्रेम करा है, किसने लिखा है ये सर्कुलर, और उसकी डेजिग्नेशन, क्या ओहदा है उसका। एक इसका हम यहाँ पे सैंपल करके देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी बेटर होगी। अगर हम आते हैं सर्कुलर की बात पे, मुझे सर्कुलर प्रिंट करना है कि ऑफिस का ड्रेस कोड सबके लिए चेंज है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेरी लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आप लिखोगे सर्कुलर नंबर, इसे रोमन में कोशिश कीजिए, X14 कुछ दे दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपकी आएगी डेट, लेट अस से इट इज 4 नवंबर 2022। नेक्स्ट लाइन में सेंटर में आपकी आएगी हेडिंग, और रेलेवेंट हेडिंग चेंज इन ऑफिस टाइमिंग लिखा, अंडरलाइन कर दीजिए बिल्कुल इसके नीचे। अब किसके लिए है, अब ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं कोई एक पर्टिकुलर सर्कुलर है हमारा जो हम खाली HR डिपार्टमेंट को सेंड करना चाहते हैं, खाली मार्केटिंग वालों को सेंड करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे फॉर ऑल HI एम्प्लॉयज। यहां पे हम लिखेंगे फॉर, ये लिखना जरूरी होता है, ऑल एम्प्लॉयज।
यहाँ पे यस, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है आपको, ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कुलर नंबर आया, राइट पे डेट आई, बिल्कुल उसके नीचे आपने सेंटर में लिख दिया चेंज इन ऑफिस टाइमिंग, रेलेवेंट हेडिंग दो बिल्कुल और शॉर्ट में दो, फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इसके नीचे आप अपना कंटेंट, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे अपना कंटेंट स्टार्ट कीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज दैट अ पर्टिकुलर, हम ये ऑफिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं, दैट द टाइमिंग फॉर द ऑफिस आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम लेट अस से 5 नवंबर 2022। कोई बात हमने स्पेसिफाई करनी है, उसे हम बुलेट्स में भी दे सकते हैं। बुलेट में देने का फायदा क्या है, क्लैरिटी ज्यादा होती है, जो भी उस सर्कुलर को पढ़ेगा पहली नजर बुलेट्स पे जाएगी। द चेंज टाइमिंग आर एज फॉलोज, सपोज मैंने यहां पे लिखा द चेंज्ड टाइमिंग्स आर एज फॉलोज, मैंने टाइम अलग अलग अलॉट करा है लेट अस से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। मैंने यहां लिखा क्लास 1 एम्प्लॉइज, जो टॉप लेवल एम्प्लॉइज हैं, दे उनका टाइम है 9 AM टू लेट अस से 5 PM, ठीक है। यहां पे मैं बताना चाहती हूं बैक एंड स्टाफ, उनका टाइम थोड़ा ज्यादा रखा है मैंने, लेट अस से 8 AM टू 6 PM, ठीक है जी। और फिर मैं यहां पे बताना चाहती हूं हाउस कीपिंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ होता है जो आपका मेंटेनेंस करता है, उसको हम थोड़ा और जल्दी बुला रहे हैं 7:30 AM टू 6 PM, ठीक है। इसके साथ मैं इंफॉर्मेशन कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर इस टाइम के अकॉर्डिंग आप नहीं आओगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी या आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स। जनरली सर्कुलर आते ही यही हैं, चेंज है टाइम का, ऑफिस में मीटिंग है, ड्रेस कोड चेंज हुआ है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हम ऑफिस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताना है। ये लिखकर आपने अब यहाँ पे अगेन एक लाइन छोड़ दीजिए, नेम यहाँ पे लिखिए, सपोज मिस्टर रजत, ये हैं मैनेजर HR डिपार्टमेंट, इनको ड्यूटी दी गई थी, और ये पूरा का पूरा सर्कुलर एक बॉक्स में आएगा, एंड में इसको पूरे को एनसर्कल इन अ बॉक्स। तो देखते हैं सर्कुलर नंबर, राइट हैंड साइड पे डेट, फिर सेंटर में हेडिंग, नीचे आके फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और ये कंटेंट सीधा 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 आपका चला गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें बुलेट में हाईलाइट करने की कोशिश करो, यहाँ पे ऐसे बुलेट्स भी बना सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है आपका सर्कुलर, ठीक है। और बिल्कुल एंड में जब पूरा खत्म हो गया उसके अराउंड एक बॉक्स, द पर्सन हु इज राइटिंग द सर्कुलर एंड उसकी डेजिग्नेशन भी मेंशन होगी। यही रिक्वायर्ड है, सर्कुलर लिखना बहुत इजी टास्क है और इसमें पूरे 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। ये ऐसी राइटिंग स्किल है कि आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। आपने चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, मेरा फॉर्मेट ठीक हो, मैंने ऊपर मेंशन करा है डेट, सर्कुलर नंबर, हेडिंग, फॉर ऑल एम्प्लॉइज, कंटेंट मैंने पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट कन्वे करी है। ये भी जरूरी है, आपने लिख तो दिया कि चेंज टाइमिंग्स हैं, पर आपने मेंशन ही नहीं करे चेंज क्या हुआ है। टाइमिंग्स आर चेंज फ्रॉम टुमारो, ये लिख दिया, और एवरीवन इज सपोज टू कम ऑन टाइम। बताइए तो सही क्या टाइमिंग है, आप समझ रहे हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विल नॉट फेच यू मार्क्स। आपने नेम लिख दिया, डेजिग्नेशन नहीं लिखी, इन चीज़ों में नंबर कट जाते हैं। हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और सर्कुलर में हमारे, मुझे बहुत श्योरिटी है, बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेमो, ये भी ऑफिस में इट इज सम वॉट सिमिलर टू सर्कुलर। पहले बात ये समझिए, तो फिर फर्क क्या है मैम, सर्कुलर क्यों लिखना और मेमो क्यों लिखनी। सर्कुलर होता है जब हमें बहुत सारे लोगों को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। मेमो कैन बी 1 to 1 ऑल्सो, या तो बहुत सारों को करनी है या एक जने को करनी है। अब मेमो पता है किस केस में काम आएगा। सपोज आपका कोई स्टाफ था जिसने कोई फ्रॉड करा ऑफिस में, ठीक है, आप उसको स्टाफ को निकालना चाहते हो, तो अब वो सर्कुलर देके आप सारों में पब्लिक तो नहीं करोगे बात, तो आप उसे एक ऑफिशियल लेटर, एक मेमो सेंड कर सकते हो। एक पर्टिकुलर स्टाफ डिपार्टमेंट से आपने फंड्स का हिसाब किताब मांगना था, बाकी रिलेटेड नहीं है, तो क्यों सर्कुलर प्रिंट करना,
आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे टारगेट था। तो शॉर्टेस्ट राइटिंग स्किल इज मेमो। इट इज कॉल्ड मेमोरेंडम, इट इज अ मीन्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये ऑफिस के अंदर ही यूज होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेज सकते हैं बट एक ऑफिस के अंदर ही यूज होगा, एक से दूसरे ऑफिस में आप नहीं भेज सकते इसको। इट इज अ रिमाइंडर बेसिकली। कई बार हम अपने ऑफिस स्टाफ को, लेट अस से, नॉट ऑफिस भी नहीं जरूरी, आप एक बैंक के मैनेजर हैं और आपके बैंक ने आपके बैंक से किसी ने लोन लिया, ठीक है, लास्ट डेट उसकी पूरी हो गई, आप उसको रिमाइंडर भेजना चाहते हो तो भी आप मेमो फॉर्म यूज कर सकते हो। इट इज ब्रॉडकास्टिंग टू एन ऑडियंस और 1-to-1 बोथ। अब कहता है इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। सेंटर में आप लिखोगे नेम ऑफ कंपनी, अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको इमेजिन ABC कंपनी, कोई भी ABC से बेटर है कोई नाम लिख दो, ठीक है, एक कंपनी का नेम, नेक्स्ट लाइन में एड्रेस, कहीं स्पेस नहीं है बीच में देखो, और नेक्स्ट लाइन में ये वर्ड इंटर ऑफिस मेमो, ये सेम रहता है, इसकी कोई हम हेडिंग नहीं दे रहे। सर्कुलर में हमने एक हेडिंग सोची थी, एक टाइटल सोचा था, यहां नहीं सोचना, यहां कॉमन टाइटल है इंटर ऑफिस मेमो। फिर आती है लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये सीक्वेंस सेम रहेगी, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। पहले आएगी डेट, कौन सी डेट को मेमो भेजा, टू किस जने को भेजा, अगर पूरे एक डिपार्टमेंट को है टू HR डिपार्टमेंट लिख दो। फ्रॉम, लेट अस से द मैनेजर, कौन सी कंपनी। सब्जेक्ट, जैसे हम लेटर में लिखते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं, इट कुड बी रिमाइंडर टू अटेंड अ मीटिंग, लेट अस से। फिर कंटेंट आ जाएगा, नीचे कोई नाम नहीं आ रहा है, यहाँ फॉर्मेट में चेंज है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ नीचे नाम नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर दे दिया है मैंने। इसको लिख के देखते हैं एक मेमो को, लेट अस से कि मैंने किसी को एक रिमाइंडर देना है, ठीक है, कि आज एक मीटिंग थी और आप सबने यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कंपनी का नाम, लेट अस से यहाँ पे नाम लिख देते हैं अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पे एड्रेस आ गया गाजियाबाद, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, सो एंड सो, ठीक है। इसके नीचे आपने लिखा इंटर ऑफिस मेमो। लेफ्ट हैंड साइड पे किससे शुरू हुआ था, बोलिए, डेट, इसके बाद आएगा कोलन 5 नवंबर, प्रॉपर डेट, हमेशा एक पैटर्न फॉलो करो। इसके बाद बोलिए क्या है डेट के बाद, 2, किसके लिए है, अब ये एक पर्टिकुलर लेटर से डिपार्टमेंट के लिए है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं टू फाइनेंस डिपार्टमेंट। फ्रॉम, किसने लिखा है, मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर आता है जी सब्जेक्ट, किस बारे में लिखा है, तो हम यहां लिख सकते हैं रिमाइंडर फॉर मीटिंग। और कंटेंट में क्या लिखोगे, अगेन दिस इज टू इन्फॉर्म दैट देयर इज अ मीटिंग ऑन सो एंड सो डेट एंड सो टाइम, एवरीबडी शुड असेंबल देयर ऑन टाइम। बस इसका फॉर्मेट लंबा है, कंटेंट सिर्फ 2-3 लाइनों का होता है, पर ये भी 5 मार्क्स में आती है। लास्ट कुछ पेपर्स में सर्कुलर आया हुआ है, मेमो मैंने अभी तक, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, नहीं देखी है, बट ये मत सोच के चलिएगा कि नहीं आई है तो आएगी नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी रखेंगे, हम किसी टॉपिक को नहीं छोड़ रहे हैं। बट हाँ, अगर हम इंपॉर्टेंस लेवल से देखें तो मेमो सर्कुलर से कम इंपॉर्टेंट है, ये कम भेजी जाती है, इसकी यूज भी कम होती है, बेसिकली ऑफिसेज में सर्कुलर ही यूज होता है, ठीक है बच्चा। मेमो में लाइन आपने खाली यहां और यहां, ठीक है, कंटेंट के बाद तो कुछ है ही नहीं, एंड हो गया, और इसको भी इनक्लोज करना है इन अ बॉक्स, ये जरूरी है। फिर आते हैं बात जी मेल पे। आजकल का ट्रेंड मेल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग लेटर्स नहीं लिखते, लोग मेल प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज अ फास्टर वे टू कम्युनिकेट। बेसिकली बहुत जल्दी आपने ईमेल लिखी, सेकंड्स में उस जने को पहुंच गई, लेटर तो आपका दिनों में महीनों में जाएगा, ईमेल इज अ वेरी फास्ट वे टू कम्युनिकेट। अब ऑफिशियल पर्पस के लिए जो लिखनी है ना, वहां थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, फ्रॉम टू, अब इसमें नाम नहीं होते, आपको पता होगा,
मेल के लिए आपको एक ईमेल आईडी जरूरी है बनानी। अब वहां एग्जाम में सोचने मत बैठ जाना कि मेरी तो ईमेल आईडी नहीं है। अपना नाम लिख दो @gmail.com लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा अंशिका @gmail.com, टू अरुण @yahoo.co.in, डेट लिखी। CC/BCC किस लिए होता है? CC होती है कार्बन कॉपी, BCC होती है ब्लैंक कार्बन कॉपी। दोनों में एक फर्क है। ये आप ये दोनों मेंशन करोगे, बट इसके आगे कुछ लिखना कंपल्शन नहीं है। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने एक मेल ड्राफ्ट करनी है एक इंडिविजुअल के लिए, एक जने के लिए, तो CC/BCC मत भरना। अगर आता है कि यू हैव टू सेंड अ मेल टू ऑल द एम्प्लॉइज, आप समझ रहे हैं, जब एक से ज्यादा को सेम मेल भेजनी हो तब इसका यूज करते हैं। इनमें भी फर्क क्या है? CC में आपका नेम और कितनों को मेल आपने भेजी है वो हर एक को पता लगता रहेगा। BCC में हो जाता है हिडन हो जाते हैं। आपने सपोज 10 जनों को मेल भेजी, मुझे मिली, इसको मिली, उसको मिली, तो जिसको भी मिलेगी उसे बाकी नहीं पता चलेंगे किस किस को मिली है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट BCC। कई बार हम डिस्क्लोज नहीं कर, सपोज एक वार्निंग ही है, आप चाह रहे हो कि मैं 10 एम्प्लॉइज को वार्निंग दूं, लेकिन आप ये भी तो नहीं चाहते कि ओपनली हो, ये एक को ये ना पता चले इसको भी वार्निंग मिली है, इसको भी मिली है। तो ऐसी कुछ प्राइवेट मेल्स होती हैं जो हम BCC में करके कॉमन भेज सकते हैं। यहाँ पे आप बाकियों के ईमेल आईडी लिख दीजिए जिन जिन को भेजनी है। सब्जेक्ट मेल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप नहीं लिखते ना तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि इट इज गोइंग विदाउट अ सब्जेक्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। एक रेलिवेंट सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मेंशन कीजिए। अब अगेन सपोज मेल भेज रहे हैं सबको मीटिंग में बुलाने के लिए, तो यहाँ पे एजेंडा क्या है हमारा? मीटिंग। कंटेंट, मेल का कंटेंट लिखोगे फॉर्मल स्टाइल में, टू द पॉइंट। लेटर जैसा इलेबोरेट 3 पैराग्राफ नहीं है, टू द पॉइंट लिखिए आप, ठीक है। दिस इज अगेन सेम कंटेंट है भाई, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज, या ऑल छोड़ दीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि मेल इंडिविजुअली जा रही है, दैट अ मीटिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम। कंटेंट पूरा लिखो, उस पर फोकस रखो। एंड में नेम जो मेल भेज रहा है। अटैचमेंट्स के लिए एक्चुअली एक पिन बनी होती है, अगर हमें कोई फाइल अटैच करनी है, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं अटैचमेंट भेज रहा हूं कि नहीं, आपका काम खाली यहां तक है। ओके, मेल राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, आई हुई है ये ईमेल राइटिंग। इट कुड बी नेम और सिग्नेचर, एनीथिंग विल वर्क। बेटर है कि प्रॉपर पूरा नाम लिखो, बिकॉज ऑफिशियल है, फुल नेम आपका होगा। अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफिस में किसी को भेज रहे हैं, तो वहां पे नेम काम करेगा आपका। अटैचमेंट्स तो अगर इन केस आप कोई मटेरियल भेजना चाहते हो, कोई PDF है, कोई एक्सेल फाइल है, तब, नहीं तो एग्जाम में मत लिखो ना, ये जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, आप खाली यहाँ पे खत्म कर देना नेम लिख के अपना। फिर आता है जी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिज्यूम राइटिंग। मैं बार बार इस पे फोकस करती हूँ क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर में दिखता ही दिखता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी सलाह ये है कि रिज्यूम राइटिंग आप तभी अटेम्प्ट कीजिए जब आपके पास टाइम है। रीजन, ये राइटिंग स्किल टाइम रिक्वायर करती है। यहाँ आपको एक नहीं 2 काम करने पड़ते हैं, एक लेटर लिखना पड़ता है प्लस एक रिज्यूम। नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं नो डाउट अगर आपने बढ़िया लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू अदर राइटिंग स्किल। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, कहीं आपको एक आर्टिकल आ रहा है और कहीं रिज्यूम आ रहा है, रिज्यूम में आपके ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे जो आपके आर्टिकल में लगेंगे, तो आपको टाइम दिख रहा है कि घड़ी चल रही है भाई, पेपर खत्म होने वाला है, तो फिर आप आर्टिकल ऑप्ट करो, फिर रिज्यूम के लिए मत जाना। ये टाइम लाइक आपका जो है वो कम पड़ जाएगा। बट मार्क्स फेच करने के लिए आपका वेल प्लान्ड चल रहा है एग्जाम, आपको लग रहा है मेरे पास 10 to 12 मिनट्स हैं, तो आप रिज्यूम राइटिंग ऑप्ट करेंगे। ये आपके 10, 12, 15 मिनट भी ले लेगा, नंबर दिलाएगा पर टाइम लेगा, इसलिए बहुत सोच समझ के चॉइस करनी है। बट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसकी देखो मैक्सिमम मैं कहूँ 90% गारंटी होती है कि आता है रिज्यूम राइटिंग। अब रिज्यूम है क्या? रिज्यूम एक बायोडाटा है।
जो हम भेजते हैं अपना कंपनीज में भेजते हैं, जब हम एक जॉब चाहते हैं हम अपना रिज्यूम लिखते हैं ताकि लोगों को हमारे बारे में, हमारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में पता चले। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज इंट्रोड्यूसिंग यू टू द पब्लिक। मुझ किसी को क्या पता मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने कितने साल पढ़ाई हुआ है, मैं एक नई जॉब स्विच करना चाहती हूँ या एक जॉब बिगिन करना चाहती हूँ, तो मैं रिज्यूम लिखती हूँ। रिज्यूम के साथ आता है आपका एक कवर लेटर। कवर लेटर क्या है? एक सिंपल लेटर है, जो हमने लेटर के स्टाइल करे सेम उसी स्टाइल पे एक लेटर लिखा जाता है। हम ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके इसे डिस्कस करते हैं। लेट अस से कि एक स्कूल में इंग्लिश टीचर के लिए वैकेंसी निकली, ठीक है जी। वो वैकेंसी मैंने कहाँ पढ़ी? न्यूज़पेपर में, और मैं उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैं उस स्कूल को, इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को लिखूंगी पहले एक कवर लेटर और फिर एक रेज्यूम। ये भी बच्चे करते हैं, वो रेज्यूम पढ़ के क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, खाली रेज्यूम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, कवर लेटर साथ में लिखो, जरूरी है। ये लेटर आपका पहला इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। इवन आप जानते हैं जिस ऑर्डर में हम देते हैं, पहले हम अपना लेटर रखते हैं और पीछे उसके रिज्यूम रखते हैं हमेशा। कवर लेटर इंट्रोड्यूस करता है मैं कौन हूं, मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला, मैं अपना क्या बेस्ट इनपुट कर सकती हूँ इस इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस के लिए। आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन में ICI ने किताब में 3 तरह के रिज्यूम बताए हैं, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशन। पहले हम 2 मिनट लगा के इनको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर एक बात गाइड करूंगी कि एग्जाम में एट टाइम्स लिखा ही नहीं आता कौन सा रिज्यूम है, आपके अपने ऊपर होता है। आप क्रोनोलॉजिकल लिखो, फंक्शनल लिखो, कंबाइन करके लिखो, और बेस्ट ऑप्शन वही होता है, क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बोथ। तो उस केस में कॉम्बिनेशन रिज्यूम लिखो। पर अगेन जो कभी नहीं हुआ आज हो सकता है क्वेश्चन में मेंशन हो राइट इन क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी का मीन टाइम के डेट के अकॉर्डिंग चलना। रिज्यूम ना हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। अब मैं कहूंगी मैंने 10th करी जी, मैंने 12th करी, कितने साल पहले करी, वो पुरानी बात हो गई ना। उसके बाद मैं कहूंगी मैंने लेटर से BSc करी, उसके बाद MSc करी, और चलो इंग्लिश टीचर की अगर बात करें, मैंने BA करी, मैंने MA करी, मैंने B.Ed करी, मैंने उसके बाद M.Ed भी कर ली। तो जो मेरी रीसेंट अचीवमेंट होती है उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। आप भी कोशिश ये कीजिए। पुराने टाइम में हम बच्चों को सिखाते थे कि 10th 12th फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मेंशन करनी है, बट अब ट्रेंड बदल गया है, आपको भी ट्रेंड के साथ बदलना पड़ेगा। कल को आप अपना रिज्यूम बनाओगे, आप अच्छी अच्छी फर्म्स में जाओगे, वहां आपको अपना रिज्यूम देना पड़ेगा। तो जब आप इसे रियल लाइफ में भी बनाएंगे, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रियल लाइफ। तो वहां पे आप अपने रिज्यूम में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस, मेरी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन हमेशा टॉप पे हो। क्योंकि जब मैंने 10वीं 12वीं करी, वो आज से लेटर से 15 साल पहले करी थी, उससे रिलेशन मेरा आज की नॉलेज का नहीं है। वो बंदा किस चीज में इंटरेस्टेड है जो मुझे रखने वाला है, कि इसने रिसेंटली आज के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स करा है, क्या पढ़े हुए हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिसमें आना क्या क्या चाहिए, देखिए ये स्टार्ट रिज्यूम होता है। सबसे पहले नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम कहेंगे एड्रेस होता है, एक ईमेल आईडी देना जरूरी होता है, और फोन नंबर जरूरी होता है, ठीक है। पिन पुन बेशक मेंशन ना करो। ऑब्जेक्टिव समरी, ये भी एक लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है कि हम एक ऑब्जेक्टिव मेंशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी मैं क्यों काम करना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी एसोसिएशन के साथ जुड़ने का। जनरल ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं कि मैं अपनी प्रोग्रेस ग्रोथ चाहता हूँ, एक अच्छे इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू ऐड ऑन समथिंग टू द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग, वहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ ऑफ वर्क। फिर आती हैं आपकी क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। दीज टू कुड बी डिफरेंट। क्वालिफिकेशन बेसिक 10th 12th ग्रेजुएशन वट एवर आई हैव डन। यहाँ आती है सबसे बड़ी ट्रिक, क्योंकि रिज्यूम आपको सारा डिपेंड करता है जो आपने क्वालिफिकेशन मेंशन करी है। आपको क्वेश्चन में आता है कि आपने अप्लाई करना है पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, तो आप अपने दिमाग में क्वालिफिकेशन उसी अकॉर्डिंग सोचोगे। मैथ्स टीचर आ गया तो BA और ये सब मेंशन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगी। तब क्या मेंशन करोगे? MSc, बिल्कुल, या कोई डिप्लोमा करा है मैंने। और अगर सपोज आपको आ गया
सीए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। फिर क्योंकि ये क्वेश्चन 1, 2, 3 पिछले पेपर में आया हुआ है ऑलमोस्ट, जो अगर मैं पिछले 5 साल के पेपर देखूं तो 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एज अ सीए या फिर आर्टिकलशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। तो सीए वाले केस में आप अपनी क्या मेंशन कर सकते हैं, फाउंडेशन, अपनी इंटर। अगर आपने एज अ सीए कहीं करना है, एज एन अकाउंटेंट भी आया हुआ है बहुत बार, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू आपकी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ आने के चांसेस ज़्यादा है ना। अकाउंटेंट है तो आप वहाँ पे बीकॉम, एमकॉम मेंशन कर दो, डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी कर दो। कई बार ना बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें आ जाती हैं। सपोज अब एक रिसेप्शनिस्ट के लिए आया, इसमें आप क्या मेंशन करेंगे? यहाँ पे आती है ट्रिक कि जब किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो क्या करो, उसका कोई डिप्लोमा मेंशन कर दो, मतलब तब वहाँ पे तीर छोड़ दो। कैसे? अब मुझे नहीं पता कि एक रिसेप्शनिस्ट या लेट्स से लाइब्रेरियन बनने के लिए, ठीक है, वैसे तो बी फार्मा कुछ ऐसे होता है कोर्स, सपोज मुझे नहीं पता, हर एक को नॉलेज नहीं होगी, तो आप बच्चे वहां पे लिख दो डन अ 2 years डिप्लोमा इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, अगर किसी होटल के लिए मुझे नहीं पता, डन अ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, रिसेप्शनिस्ट है, डन अ डिप्लोमा, डन अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कुछ भी रिलेटेड, समझ रहे हो? गलत लिखने से बेटर है कि उसका एक इमेजिनरी कुछ भी अपने दिमाग में डिप्लोमा सा बना के वो डाल दो, रेलेवेंट होना चाहिए। ये मत लिखना कि मैंने एमएससी करी, बीएससी करी और फिर मैं रिसेप्शनिस्ट बन रही हूँ, तो बिल्कुल ही ना, और फिर मैं अकाउंटेंट बन रही हूँ। अब यहाँ देखो गलतियां बच्चों ने क्या करनी है। सपोज मैंने एमएससी बीएससी करी और मैं पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, अकाउंटेंट के लिए, वो कहीं पे भी मेल नहीं खाती। एग्जामिनर जिसने आपको नंबर देना है, जिसने आपका पेपर इवैल्यूएट करना है, ठीक है, पेपर चेकर, वो इन बातों का ध्यान रखेगा। आपने तो फ्लो में लिख दिया, प्लस जो आप डेट्स लिखते हैं। यहाँ एक और आपको एडवाइस, हम जनरली अपना डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। आदत पड़ी हुई है ना, झूठ तो हम बोलते नहीं, हम अपना वही डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने अपना वही लिख दिया और मैं क्वालिफिकेशंस जो हैं अपनी मेंशन क्या कर रहा हूँ कि मैं एमएससी हूँ, मैं पीएचडी हूँ। उतनी तो मेरी उम्र ही नहीं हुई, अभी तो मैं 18 साल की हुई हूँ। बात आपको समझ में आई? थोड़ी ट्रिक, तभी मैं कह रही हूँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। या तो आप अपने माइंड में ना एक इमेजिनरी रिज्यूम बना ही लो कि मैं 22-23 ईयर्स की हूँ, ठीक है, या का हूँ, और मेरी क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। बिकॉज आप लोग रिसेंटली +2 पास आउट हो, हद होगा तो आप 18 नहीं तो 19 के होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे, 20 के होंगे, चलो। लेकिन आप मेंशन कर रहे हो कि 3 साल तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है स्कूल में काम करते हुए, मैं तो बीएड भी हूँ, मैंने तो एमएड भी कर ली, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट नहीं करेगी। वहां पे देखो, अब मुझे नहीं पता एग्जामिनर क्या सोचेगा या नहीं, पर मुझे अगर पेपर दिया जाए तो ऑब्वियसली मैं तो रिलेट करूंगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे हम गलती का चांस, रिस्क जिसे कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, 1% भी नहीं। हम क्यों ना 5-6 साल पहले पैदा हो जाए, ठीक है ना, पुरानी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, उससे क्या होगा, दैट विल हेल्प यू टू प्ले सेफ। उसमें आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो मर्जी मेंशन करो, आपके पास टाइम स्पैन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? फिर बच्चा अचीवमेंट जहां आती है ना, अचीवमेंट में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, कोई मुझे मेडल्स मिले, ट्रॉफीज मिली, मेंशन कर दो। अब यहाँ भी ध्यान क्या रखना, पोस्ट है अकाउंटेंट की, आप बोल रहे हो जी मुझे बास्केटबॉल में ट्रॉफी मिली, अगले ने क्या करना इससे, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो कुछ आपको इमेजिन करना पड़ेगा रिलेटेड टू द जॉब रिक्वायर्ड। अब एक सपोज एक रिसेप्शनिस्ट के लिए थी, ठीक है, तो आप कह सकते हो आई गॉट सर्टिफिकेट इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास एज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, कुछ उससे रिलेटेड। इवन जब हॉबीज मेंशन करते हैं, ठीक है, उसमें आपने मेंशन कर दिया जी मुझे वीडियो गेम्स खेलने पसंद है, भाई वो तुम्हें अपॉइंट करना चाहता है, उसने तुम्हारे वीडियो गेम से क्या लेना। लाइब्रेरियन की है तो राइट समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग। और सर्फिंग द नेट, ये भी लिख सकते हो, ये भी सेफ है, सर्फिंग द नेट। ट्रेनिंग प्रोग्राम को ये अटेम्प्ट करे हूं, स्ट्रेंथ और हॉबीज, और फिर कह रहा पर्सनल डिटेल। बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपकी कम्युनिकेशन पे भी फोकस है ना। अ गुड रिसेप्शनिस्ट इज वन हु कैन कम्युनिकेट वेल, तो वहां पे आप लिख सकते हो ये चीजें।
क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम ये कहता नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको पढ़ने के बेटर हम एक लिख के देखते हैं। फंक्शनल एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल में रेफरेंस होती है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान होता है और एक्सपीरियंस पे, क्योंकि वो बंदा क्रोनोलॉजिकल लिखता है जो एक नौकरी से कोई एक बेटर दूसरी नौकरी पे मूव करना चाह रहा है। जो इंसान पहले टाइम अपना लिख रहा है लेटर, वो प्रेफरेबली लिखता है फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल रिज्यूम जो है वो आपका बेस किस पे होता है, आपकी स्किल्स पे। सपोज मैं अभी एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और मैं अप्लाई करना चाहती हूँ कहीं पे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार क्वेश्चन में लिखा भी आ जाता है, वहां पे नहीं आपके चलेंगे 3 ईयर 4 ईयर एक्सपीरियंस था मेरा, वहां पे आ जाता है सपोज यू आर अ फ्रेशर हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ अकाउंटेंट, तो आप कैसे लिखोगे? तो फंक्शनल रिज्यूम में थोड़ा अपने स्किल पे, स्किल क्या मेंशन कर सकते हैं, स्किल बेस्ड लिखो। उसमें आप क्या मेंशन कर सकते हैं? अपनी कंप्यूटर की स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स लिख दो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिख दो, स्किल्स में लिख दो लीडरशिप क्वालिटी, वर्किंग इन अ टीम, एबल टू कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट विद टीम मेंबर्स, ये मेरी स्किल है। स्किल फोकस्ड होता है वो, खाली ये फर्क है। आज की डेट में जो रिज्यूम चलता है रियल लाइफ में वो होता है मिक्सचर, जिसमें क्रोनोलॉजिकल भी है, करियर प्रोफाइल भी लिखी और साथ में मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल सब कुछ मेंशन कर दिया। आपके लिए यहाँ पे मैंने देखो एक बनाया हुआ है कवर लेटर पहले। अब हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि मैंने अप्लाई करना है अगेन एक स्कूल में फॉर एन इंग्लिश टीचर, सिंपल सा ले लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस क्या लिखेंगे? 46 नॉर्थ एवेन्यू मुंबई, कुछ भी इमेजिनरी एड्रेस यहाँ पे, क्योंकि कई बार सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। फिर आ गई आपकी डेट, ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। डेट लिखी, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, मैं किसको अप्लाई कर रहा हूं? यहाँ प्रिंसिपल को कर रही हूँ ना मैं मेंशन, मेरे रिज्यूम उसके पास जाएगा, ये कवर लेटर उसके पास जाएगा। रिसीवर्स डेजिग्नेशन में लिखा द प्रिंसिपल, फिर एड्रेस लिख दिया, लेट अस से सेंट जेवियर स्कूल न्यू दिल्ली, डियर सर या डियर मैम या ऑब्लिक भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट यहां ध्यान से लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, बिल्कुल टू द पॉइंट, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, टू द पॉइंट लिख दी मैंने ये बात। अब मैं आगे आई जी, मेरा कंटेंट क्या हो। यहाँ पे 1 2 3 4 पैरा कह रहा है ना, आप इतना लंबा ना लिखने के बजाय पहले पैरा में तो यही बताओगे मुझे कैसे पता चला और मैं क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ। अगेन दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड सो एंड सो फॉर द वैकेंसी ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये ऐड करना पड़ेगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा फॉर द वैकेंसी ऑफ एन इंग्लिश टीचर, व्हाई यू वांट टू अप्लाई, क्या रीजन आप लिखेंगे? आप लिख सकते हो आई हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर 3 years in a reputed school and wish for growth in my career and want to join an organization like yours। कुछ अच्छी सी लाइन है ना, थोड़ा सा बटरिंग करनी जरूरी होती है यहाँ पे, वो लिखिए। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ स्किल्स एक्वायर्ड करी, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, हम ये जो लिख लेते हैं लेटर, सेम यही बातें तो रिज्यूम में आनी है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं बतानी है। स्टूडेंट्स यहीं पे लिखना शुरू हो जाते हैं, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव दीज स्किल्स, तो फिर रिज्यूम में क्या रह गया? वहां तो रेपिटेशन हो जाएगी। तो आपने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ना एक सम अप कर दो, वर्ड्स की हेर फेर करो थोड़ी सी। आप मेंशन कर सकते हो कि आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग adolescent children and a good rapport with them. My leadership qualities have always been appreciated by the organization. If I get a chance to serve you, I promise you of my 100% dedication in my work. ऐसा मेंशन कर दो। फिर कह सकते हो, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में रिक्वेस्ट कर सकते हो या बता सकते हो, आई विल बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एनी डे बिटवीन 10 to 5 PM, होपिंग टू हेयर फ्रॉम यू सून। और साथ में लास्ट में आप ये भी मेंशन करना जरूरी है, माई बायोडाटा इज एनक्लोज्ड हेयर विद फॉर योर काइंड रेफरेंस। रट लो इस लाइन को, आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूम हेयर विद फॉर योर काइंड रेफरेंस, कि मैं इसके साथ एनक्लोज कर रही हूं योर्स सिंसियरली। ध्यान रखिए, ये एस छोटा होता है, ये वाई बड़ा होता है।
अपोस्ट्रोफी नहीं आता है, कॉमा नहीं आता है। नीचे आपका नेम आ गया, ये क्यों लिखा है? ये है इनक्लोजर्स, बिकॉज खाली कवर लेटर किसी को दोगे तो वो आपका लेटर पढ़ के फेंक देगा उसे डस्टबिन में। उसको रिज्यूम भी साथ में देना है, यहाँ पे लिखेंगे आप इनक्लोजर, बायोडेटा या रिज्यूम, जो भी आपको ठीक लगता है, सीवी भी लिख देते हैं आजकल, ये मेंशन करा आपने, ठीक है। अब आइए आप बायोडेटा पे, एक सिंपल फंडा ये ले लो, यहाँ जो रिज्यूम लिखा है ना ये फॉलो कर लेना। अगर आपको कुछ नहीं मेंशन्ड वहां कि क्रोनोलॉजिकल करना है, कैसे करना है, नेम सबसे ऊपर नेम, इसको ब्लॉक फॉर्म में बना लो। कैसे बनाओ? एक ब्लॉक फॉर्म में बना लो, लेफ्ट हैंड साइड शीट के स्टार्ट होगा नेम, इसके आगे कोलन डाला, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये क्या हुई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। कवर हो गया वो पार्ट। ऑब्जेक्टिव 2 लाइनें रट लो, ढेर आपको बुक में दी हुई हैं। टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माई करियर, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर्स, कुछ ऐसा सा लिख दो, 2 लाइन का, बहुत लंबा नहीं। फोकस है आपका बेटा, जिस वजह से आपको पॉइंट करना है ना, वो ये है, ये और ये। फिर हेडिंग दीजिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसे लिखने के भी बहुत तरीके होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू होते हैं, वो टेबल नहीं बनाते, वो ऐसे लिख देंगे डन लेट अस से पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद दिस मच परसेंटेज, नंबर 2 दिस इन द ईयर, ऐसे भी लिख सकते हो। टेबल बनाने का एक बेनिफिट जो मुझे फील हुआ कि एकदम नजर टेबल पे जाती है, उस जने को ना ढूंढना नहीं पड़ता कि इसने क्या करा है, किस ऑर्डर में करा है। जब वो पूरा रिटर्न टेक्स्ट होगा तो थोड़ा फोकस कम होता है। टेबल पे एकदम नजर गई ना आपकी, पेज पे एक टेबल बना था, तो वो सीधा आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे ही आएगा जो उसको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। यहां आपने रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखा? अब सपोज हमने लिखा यहां बीएड, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट या बोर्ड जरूरी है मेंशन करना। मैंने लिखा यहां लेटर से पंजाबी यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, उल्टा चलेगा ना, सपोज ये मैंने मेंशन किया 2020, ठीक है जी। इससे पहले मैंने करा बीए, एमए लिखना चाहिए था वैसे, चलो बीए लिख दिया, सेम पंजाबी यूनिवर्सिटी रिपीट करिएगा, ये मत डालिएगा, पूरा लिखिएगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगता उसमें। 2018 कुछ साल गैप पड़ गया। इसके पहले 12th 10th कौन से बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी है, और डेट्स यहाँ लिख दो। कहीं लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं परसेंटेज भी, वो भी आप कर सकते हो अगर अच्छी परसेंटेज आई है। वैसे आपके किसी ने घर आके देखना नहीं है, ये सब 90-95% लिख दो। अच्छा रिज्यूम बनाना है ना, तो इसमें बहुत सारी गप्पे मार दो। ऑब्वियसली हम अपना बेस्ट शो करना चाहते हैं, ये तो लिखेंगे नहीं कि 60% थे, 70% थे। अगर आप परसेंटेज डाल रहे हो तो यहाँ पे अच्छी परसेंटेज मेंशन करो। नोबडी इज गोइंग टू चेक दिस। आप समझ रहे हैं? यही अगर अब आते हैं बात अकाउंटेंट के लिए था जो आपसे रिलेटेड है, ये सब नहीं चलेगा। क्या लिखूंगी मैं वहां पे? वहां मैं लिख सकती हूं एमकॉम, बीकॉम, समझ रहे हैं? सीए के लिए था, क्या लिखेंगे? इंटर बाद में हुई ना, उससे पहले फाउंडेशन। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, ठीक है, आईसीआई हो गया, चलो ये लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया, परसेंटेज अच्छा है मेंशन कर दो, स्कोर मेंशन कर दो, ठीक है, वो चीजें मेंशन कर दो। अब आप समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये भी नहीं था, फिर बात आ गई, अब था लेटर से किसी आर्किटेक्ट के लिए, क्या लिखेंगे फिर? बी आर्क, बीई, सिविल इंजीनियरिंग, बिल्कुल जिस तरह भी आपको ठीक लगता है। और कुछ भी नहीं हुआ तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी, इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ऊपर लिखो, ऊपर, क्योंकि वही उसी से रिलेटेड वो मुझे नौकरी देने वाला है रिसेंट्स में। फिर आता है जी एक्सपीरियंस। इसके बाद आप एक अचीवमेंट भी ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट में मैंने आपको क्या बताया, बता दो कि मुझे जो है ये मेडल मिले स्कूल लेवल पे, लेटर से अचीवमेंट में लिख सकते हो हेड बॉय ऑफ द स्कूल, ठीक है, रिसीव्ड अ मेडल इन डिबेट, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, कुछ 2-3 अचीवमेंट्स लिखो, अच्छा लगता है रिज्यूम। फिर आते हैं एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखा करो, कितने साल का, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, और मैंने क्या करा, कैसे मेंशन करेंगे। अब सपोज मैंने अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए तो नहीं चलेगा, लेट अस से अकाउंटेंट का ही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी 3 years एक्सपीरियंस
as a junior accountant in ABC Private Limited from ईयर्स मेंशन करोगे 2016 टू सपोज 2018-19 जो भी बनता है, ठीक है, ये मेंशन करा। यहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड भी मेंशन, अगर बात सारी है बच्चे टाइम है तो मैंने एज एन अकाउंटेंट क्या करा, ठीक है, लुक्ड आफ्टर द लेजर्स और डिटेल्स और जो भी हैं वो आप तब इतना सब दिमाग तब लगाओ जब समय है, नहीं है तो इतना लिख दो बस बहुत है। 2 भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो, उसके पहले 2 years एक्सपीरियंस, फिर उल्टा चलेगा ना, रीसेंट एक्सपीरियंस ऊपर, पुराना नीचे नीचे नीचे, रीसेंट आपकी अचीवमेंट एकेडमिक ऊपर, पुरानी नीचे नीचे नीचे, बैक ऑर्डर में चलना है, याद रखना। रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस क्यों दी जाती है, मैंने जहां पे काम करा या मैं जिनके साथ पढ़ी वो मेरे बारे में कुछ तो अच्छा बोलेंगे, ठीक है। रेफरेंस इसलिए दी जाती है, ये मजाक नहीं होती, ये रियल लाइफ में भी कई बार ना कॉल करके पूछ लेते हैं। सपोज मैंने अपना रिज्यूम दिया और मैंने कहा कि मैंने तो सेंट जेवियर स्कूल में पहले पढ़ाया हुआ है जी 2 साल, गप्पी मार दी अपने एक्चुअल लाइफ रियल लाइफ रिज्यूम में, और उन्होंने कहा जी रेफरेंस में मैंने मेंशन कर दिया कोई प्रिंसिपल का नंबर या एचओडी का नंबर, उन्होंने कॉल करके पूछ लिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत तगड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि ये तो पढ़ाया ही नहीं, झूठ मेंशन किया है। रेफरेंसेस रियल लाइफ में लोग कांटेक्ट करते हैं, अपनी असली जिंदगी में कभी भी गलत रेफरेंस मत देना बेटा, ठीक है। यहां पे तो आप जो मर्जी अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। रेफरेंस में अब आप मेंशन 2 करोगे। नंबर 1 आप मेंशन करोगे अपने ये जहां पे काम किया है जॉब से रिलेटेड एक मेंशन करा करो, एक मेंशन करा करो एकेडमिक से रिलेटेड, कोशिश ये करो। तो पहली रेफरेंस में मैं दे सकती हूं सपोज मिस्टर सुनील, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर देना है ना उनका, कॉन्टैक्ट ये नंबर। नंबर 2 मिसेस सुनीता शर्मा, एचओडी इंग्लिश, कहां पे, जहां मैंने सपोज कहीं पे स्टडी करी है, ओके, +2 करी है, सपोज यहाँ पे मैंने मेंशन करा कि मैंने +2 करी है सेंट मेरी स्कूल से, लेट अस से, तो मिसेस सुनीता शर्मा एचओडी इंग्लिश सेंट मेरी स्कूल, और ये डेट, मतलब एक पढ़ाई से रिलेटेड कि मेरी पढ़ाई के बारे में या मेरे स्कूल टाइम के बारे में कोई पता करना चाहता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मैं किस तरह की स्टूडेंट थी, वो कर सके, और एक मेरे जॉब से रिलेटेड जहाँ मैंने काम किया। बहुत अच्छा रिज्यूम बनेगा। स्किल्स में क्या लिखोगे जी, कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी लिख सकते हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, रट लो 3-4 चीजें, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, और क्या मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स मेंशन करो, बिल्कुल उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि मुझे टेक्निकली टेक्नो सेवी या अवेयरनेस ऑफ ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये मेंशन कर दो। तो 2 से 3 स्किल मेंशन करो, 2 रेफरेंस मेंशन करो, कोशिश करो कि एक्सपीरियंस में भी 2 लिख दो, नहीं तो 1 भी चलेगा। हॉबीज में जनरल, बट प्लीज ऐसी हॉबी लिखना, ठीक है। अब कुकिंग बेकिंग लिख दिया आपने, अगले ने आपको अकाउंटेंट बनाना है, उसने आपसे केक तो बनवाना नहीं है, तो इसलिए रिलेटेड होटल मैनेजमेंट में था, वहां लिखो बच्चा, समझ रहे हो बात मेरी, क्योंकि हर चीज हमने ना वे करके नाप तोल के लिखनी है। होटल मैनेजमेंट के लिए था, कहीं पे आपको अपॉइंट करा जा रहा है एज अ शेफ लेटर से, ठीक है, वहां हॉबीज में लिखो कुकिंग एंड बेकिंग। लैंग्वेजेस नोन, ये भी लिखा जाता है, रीजन क्यों, स्कूल वाले रिज्यूम में बहुत काम आता है। लैंग्वेजेस नोन में आप लिख दो जो आपको आती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सपोज फ्रेंच आती है, यहाँ तो लिख दो, इतनी भी मत लिखो, अगला कहेगा गप्पे मार रहे हैं। 3 to 4 ही मेंशन करना। और लास्ट पार्ट होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है, ये एक स्टैंपिंग है, एक प्रूफ है कि मैंने जितनी बातें कही हैं, कहते हैं ना गवाही दे रहे हो आप, वो सारी की सारी ट्रू हैं। तो आप लिखोगे डिक्लेरेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज करेक्ट टू माई नॉलेज एंड बिलीफ। एक लाइन रट लो, नीचे डेट, प्लेस जहां पे आप फिलहाल रह रहे हो, और यहाँ पे अपना नेम। ये फॉर्मेट सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव कोई भी रिज्यूम आता है। डिक्लेरेशन लिखनी है एंड में, सीक्वेंस रट लीजिए,
नहीं समझ आ रहा है? वैसे तो समझना बहुत आसान है, तो रट लो इसको कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ऑब्जेक्टिव, फिर आए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस मेरा, रेफरेंस, स्किल्स, मैंने कहा है अचीवमेंट भी डाल दो, वो यहाँ लिखना भूल गए, अचीवमेंट भी डालो। अचीवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्किल्स, समझ रहे हैं? अचीवमेंट तो मुझे लाइफ में आज तक के कोई अवार्ड्स, कोई ट्रॉफीज कुछ मिला, स्किल है मेरे अंदर की कैपेबिलिटीज। हॉबीज वैसे ऑप्शनल होता है, मर्जी आपकी डाल, क्योंकि स्किल और हॉबी ठीक है चलो अलग भी हो सकती हैं। लैंग्वेजेस नोन, डिक्लेरेशन, आपका कंप्लीट रिज्यूम रेडी है, बट आप यहाँ पे आइडिया लगा ही रहे होंगे कि एक लेटर और रिज्यूम दोनों लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ बातें ऑलरेडी माइंड में सेट कर जाओ, रट जाओ, मैंने ये 2 रेफरेंस देनी है, मैंने ये ईयर मेंशन करने हैं, मैं इस डेट को पैदा हुई थी और मैंने इस डेट को ग्रेजुएशन कर ली थी, ठीक है? रटी रटाई बातें वहां पे आप लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव बहुत कॉमन होता है, वो आप पढ़ लो, 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव है, उसी को लिख दो, हर बार चेंज नहीं करना होता। अगर आप अकाउंटेंट हो तो भी आप अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेटर से सेट अपने आप को प्रूव कर रहे हो, अगर आप सीए हो तो भी वो कर रहे हो, और अगर आप टीचर हो तो भी वही कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव को सेम रखो। कुछ चीजें ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड होती हैं तो वो हेल्प करती हैं हमें बहुत एग्जाम में टाइम सेविंग के लिए। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, देखो बच्चा रिज्यूम बहुत अच्छे बच्चे लिख सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का कि इस समय में पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी, आई होप आपको इन लेक्चर्स के थ्रू हेल्प मिल रही है और फास्ट ट्रैक में आप एक बार ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। इन वीडियोस को वॉच करके आप अपने एग्जाम टाइम में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सपोज आपके पास किताबें खोलने का टाइम नहीं है, उनको अब मैं ढूंढूं कहाँ पे लिखे हुए हैं ये सैंपल्स वगैरह, फटाफट लेक्चर लगाओ, वहां से समझो, एक लिख के जरूर देखो। बट मेरी एडवाइस है कि सिर्फ पढ़ के मत जाओ, आपका सारे राइटिंग टास्क एक बार जरूर अपने हाथ से गो थ्रू लिखे हुए होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।